तो इसके बाद देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी जब इसमें विभिन्न मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं मौजूद हों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जब विभिन्न परावैद्युत पदार्थ की बहुत सी पट्टियां मौजूद हो तो धारिता क्या होगी। अब दोस्तों केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं मौजूद हो। यानी कि दोस्तों ये समांतर प्लेट संधारित्र है मेरा, वही ये मेरा प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। अब दोस्तों इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ की और भिन्न भिन्न मोटाई की पट्टिकाएं उपस्थित हो तो इसकी धारिता क्या होगी उसकी हमें गणना करनी है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इसमें क्रमशः इप्सिलन आर, ये इप्सिलन आर मान लूँ मैं, ये इप्सिलन R2 और ये इप्सिलन R3 ये अलग अलग परावैद्युत पदार्थ, फिर इसे डैश डैश करके परावैद्युत पदार्थ की n पट्टियां हैं और जिनकी मोटाइयां हैं क्रमशः T1, T2, T3, T4 डैश डैश करके Tn हैं। इनका परावैद्युतांक भी क्या है दोस्तों, अलग अलग है। इप्सिलन R, इप्सिलन R2, इप्सिलन R3, इप्सिलन Rn। दोस्तों संपूर्ण जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। तो दोस्तों मेरे को इन प्लेटों के मध्य धारिता की गणना करनी है। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि मेरे पास विभिन्न परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं मौजूद हैं, n पट्टिकाएं मौजूद हैं जिनकी परावैद्युतांक इप्सिलन R1, इप्सिलन R2, इप्सिलन R3, इप्सिलन R4 ऐसे करके इप्सिलन Rn तक, और इनकी मोटाइयां हैं T1, T2, T3, T4, T5, Tn तक। तो दोस्तों वायु के मध्य जो रिक्त भाग, इन प्लेटों के मध्य जो वायु का रिक्त भाग होगा, यानी कि प्लेटों के मध्य शेष वायु भाग कितना हो जाएगा, शेष वायु भाग। यानी कि दोस्तों ये डिस्टेंस है मेरी स्मॉल d, और ये जो पट्टिकाओं ने जगह घेर रखी है ये होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश करके Tn तक। यानी कि ये भाग हो जाएगा मेरा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश डैश करके Tn तक। ये दोस्तों हो गया वायु भाग की मोटाई। अब दोस्तों कि प्लेटों के मध्य मेरे को निकालना है विभवांतर। तो दोस्तों प्लेटों के मध्य विभवांतर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वायु भाग के मध्य विभवांतर और जो विभिन्न परावैद्युत माध्यम है इनके मध्य विभवांतर, उन दोनों का योग करके मैं प्लेटों के मध्य विभवांतर की गणना कर सकता हूँ। यानी कि प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो दोस्तों ये हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है A इंटू डी, यानी कि वायु भाग में विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यम में, यानी जो विभिन्न माध्यम हैं परावैद्युत विभिन्न माध्यम में विभवांतर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वायु भाग में विभवांतर, यानी वायु भाग में जो परावैद्युत पदार्थ के अलावा जो शेष भाग है वो क्या है, वायु भाग का वायु भाग की मोटाई है, यानी d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा दोस्तों, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा
इप्सिलन नॉट, और इसकी मोटाई कितनी होगी डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 डैश डैश करके Tn तक, प्लस परावैद्युत विभिन्न माध्यमों में विभवांतर। तो दोस्तों परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये होता है दोस्तों इप्सिलन नॉट अपॉन में इप्सिलन आर, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र तो हो गया E0 अपॉन में इप्सिलन आर। अब दोस्तों यहाँ विभिन्न माध्यमों की पट्टिकाएं हैं तो उनके लिए परावैद्युत अलग अलग होगा, और जो पट्टिकाओं की जो लंबाई है वो भी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ E0 अपॉन में इप्सिलन R1 प्लस T1 E0 अपॉन में इप्सिलन R2 इंटू T2, क्योंकि ये पट्टिकाएं हैं इनकी मोटाई क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ E0 अपॉन में इप्सिलन R3 डॉट T3, और ये चलता जाएगा n तक E0 अपॉन में इप्सिलन Rn और ये Tn। यानी कि दोस्तों V इक्वल टू आ गया मेरे पास E0 D माइनस T1 प्लस T2 T3 Tn तक, और जो परावैद्युत माध्यम है उसमें विभवांतर आ गया E0 अपॉन में इप्सिलन R1 इंटू T1 प्लस E0 अपॉन में इप्सिलन R2 इंटू T2, ये आ जाएगा n तक। तो दोस्तों इन दोनों में से मैं E0 कॉमन ले सकता हूँ। तो E0 कॉमन लेने के पास मेरे पास क्या शेष बचता है, ये यहाँ से आ जाता है दोस्तों V इक्वल टू E0 मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास बचता है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और डैश डैश करके Tn तक, प्लस यहाँ से क्या बचता है, इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से E0 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से बच जाता है T1 अपॉन में इप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन में इप्सिलन R2, ऐसे करके Tn अपॉन में इप्सिलन Rn। अब दोस्तों हम जानते हैं कि E0 का मान क्या होता है, E0 होता है सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट, और सिग्मा क्या होता है पृष्ठावेश घनत्व, यानी Q अपॉन में A, यानी कि Q इप्सिलन नॉट इंटू A। तो ये मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू Q अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू A। तो ये D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश करके हो जाएगा ये प्लस Tn तक, प्लस T1 अपॉन में इप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन में इप्सिलन R2 डैश डैश करके Tn अपॉन में इप्सिलन Rn तक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाता है विभव का मान। अब मैं धारिता निकालूंगा। धारिता क्या होती है दोस्तों, C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो धारिता क्या हो जाएगी, यानी कि जो प्लेटों के मध्य धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V, यानी C इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन में V। V का मान ये रहा, यानी कि Q और ब्रैकेट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश करके Tn तक, ऐसे ही प्लस T1 अपॉन में इप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन में इप्सिलन R2, ऐसे T3 अपॉन में इप्सिलन R3 और Tn अपॉन में इप्सिलन Rn। ये दोस्तों हो जाएगा C का मान। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या है ये इप्सिलन नॉट इंटू A, यानी कि दोस्तों यहाँ से आ जाता है मेरे पास C बराबर यानी कि C को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इप्सिलन नॉट इंटू A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश करके आ गया Tn प्लस T1 अपॉन में इप्सिलन R1 T2 अपॉन में इप्सिलन R2, ऐसे डैश डैश करके हो जाएगा Tn अपॉन में इप्सिलन Rn।
और ये ऊपर मेरा चल रहा है इप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब दोस्तों मैं इसमें स्पेशल केस लगा लेता हूँ। ये आ गई विभिन्न माध्यमों की पट्टिकाओं के कारण धारिता। अब यदि इसमें स्पेशल केस लगाऊं एक कि जो वायु के मध्य जो रिक्त स्थान है, प्लेटों के मध्य जो वायु का रिक्त स्थान है, यदि वो उपस्थित नहीं हो, यानी कि जो संपूर्ण प्लेटों की जो मोटाई है, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी जितनी भी प्लेटें हैं उनकी मोटाई किसके बराबर हो, D के। तो दोस्तों यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, D। तो अगर मैं ये D लिखता हूँ तो ये C आ जाता है मेरे पास इप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहाँ D रखूँगा तो D माइनस डी 0, तो ये आ जाता है T1 अपॉन में इप्सिलॉन R1, T2 अपॉन में इप्सिलॉन R2, T3 अपॉन में इप्सिलॉन R3 डैश डैश करके Tn अपॉन में इप्सिलॉन Rn। तो दोस्तों ये आ जाता है धारिता का व्यंजक जब प्लेटों की मोटाई समांतर प्लेट संधारित्र की मध्य दूरी स्मॉल d के इक्वल हो। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।